बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तोपों का रुख कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। फजलुर रहमान साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि सारे के सारे मिलकर उनमें पड़ गए हैं। वो सियासतदान जो फ़ौज के टाउटों के तौर पर किरदार अदा करते हैं, या वो लोग जो आजकल बहुत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या कोई और लोग हैं, या वो जो पेड अकाउंट्स हैं वो हो गए, या काला चैनल वगैरह, ये सारे रल के मौलाना फजलुर रहमान साहब को पै गए। उसकी वजह क्या है कि फजलुर रहमान साहब ने एक तकरीर की हाल ही में, और जो तकरीर की उसमें 4 से 5 ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त मौजूदा मिलिट्री रिजीम को चुभ गई, या आप कहें तो आसिम मुनीर साहब को या उनके लिए काम करने वाले जर्नैलों को ये 4-5 बातें चुभ गई। इनमें जो सबसे पहली बात है वो जो उन्होंने कही, और जो बड़ी सख्त बात थी, उन्होंने कहा जी कि अपने शोहदा का खून का एहसान हम पर क्यों डालते हो। हम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देते हैं, जिससे तुम्हें तनख्वाह मिलती है। तुमने ये पेटी इसीलिए पहनी है, ये नहीं जो तुमने ये रास्ता अपनाया, तुम्हारे पास ये ऑप्शन थी, तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम बंदूक उठाओ, तुम लड़ो, तो अपने शोहदा के खून का एहसान हम पे क्यों डालते हो। ये फजलुर रहमान साहब ने एक बात की। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हम क्यों बंदूक उठाएं और क्यों लश्कर बनाएं। ये फजलुर रहमान साहब की एक बात थी, और इससे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर भी दे दी, बहुत बड़ा इंकशाफ भी कर दिया कि वाकई में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर लश्कर बनाना चाहती है, और वो लश्कर बनाकर अवाम को दहशतगर्दों से या अवाम को मुखालिफ ग्रोहों से लड़वाना चाहती है। और ये जो इस वक्त बलूचिस्तान में कत्लेआम हुआ पुलिस वालों का, वो लवाइकीन क्या कह रहे हैं, वो भी इससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर बाद में जाऊंगा, फजलुर रहमान साहब की बाकी बातें। उन्होंने कहा जी कि वर्दी उतार कर इलेक्शन लड़ो अगर तुम्हें इतना ही शौक है। ये भी एक चैलेंज फजलुर रहमान साहब ने किया। इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता है फौज को हमेशा। वो ये कहते हैं कि आप अनकंडीशनली इस बात को तस्लीम करें कि हमारा जो चीफ है या हमारा जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, वो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो। इसको आप अनकंडीशनली आप मान लें, इसके रास्ते में आपने कोई रोड़े नहीं अटकाने। ये हमेशा से एक हीरोइज्म, एक हीरोगिरी का शिकार रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये नहीं होती। तो जब भी कभी कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करता है तो वो लोग यही कहते हैं कि आ जाओ इलेक्शन लड़ दो, काउंसलर का इलेक्शन लड़ दो, आपको पता चल जाएगा। जब परवेज मुशर्रफ, जिनको बहुत जोम था अपनी मकबूलियत का, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट मिलेगी उन्हें, वो भी चित्राल में कहीं जाकर एक सीट उन्हें दिलवाई गई थी कि चलो एक आधी सीट तो मिल जाए। एक दौर था वो ये फैसला करता था कि कौन हुकूमत करेगा, कौन हुकूमत नहीं करेगा, किसको कितनी सीटें दिलवानी है, कौन सी जमात कहां से निकाल के कैसे बनानी है। एक दौर वो भी था ना, एक दौर वो था कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा एक सीट, और वो भी दिलवाई गई जाके चित्राल से पहाड़ों के ऊपर। तो वो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा ना कि वर्दी उतार के इलेक्शन लड़ो, लग पता जाएगा आपको, तो इससे बड़ी तकलीफ होती है। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जितनी हिकमत अमली है या उनका जो बयानिया है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, अमन व अमान नापैद है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मामला उन्होंने खोल कर रख दिए। फिर फाइनली उन्होंने एक और बात कही कि पाकिस्तान के ताल्लुकात हमारी हरकतों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। हमारे आसपास जितने ममालिक हैं उन सबके साथ हमने अपने ताल्लुकात बर्बाद कर लिए हैं, बल्कि हमने धोखा दिया है। फजलुर रहमान साहब ने आईना दिखाया। अब इस बात पे ना बहुत गुस्सा है, और सारा का सारा सोशल मीडिया के ऊपर जितना गंदबला इकट्ठा किया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, काला चैनल बनाया, बहुत सारे लोग उसके अंदर हायर किए, बहुत सारे टाउट्स बनाए, बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, हम ख्याल ग्रुप्स बनाए, उन सारों को फजलुर रहमान के ऊपर छोड़ दिया गया। फजलुर रहमान के भाई ने एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट ये दिया तुम ताकतवर हो तो सच सुनने का हौसला भी कर लेते। अपने पेरोल पर रहने वाले डिजिटल चैनल से ज़बरदस्ती ट्वीट्स और पोस्टें करवाने, बल्कि गालियां दिलवाने अपने लय पालक सियासी वर्कर्स और अपने नौकर साहिबान जुब्बा व दस्तार से फजलुर रहमान को गालियां दिलवाने से बेहतर था कि जो उन्होंने कहा उसका जवाब देते। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, सिंध, कश्मीर, सब पाकिस्तानियों को अमन देना किसका काम है? तुम्हारा काम है। वर्दी किसने पहनी है? तुमने पहनी है। अवाम के टैक्स से तनख्वाह कौन लेता है? तुम लेते हो। जंग और फसाद में लड़ने और जान देने का हलफ कौन लेता है? तुम। तो लश्कर बनाकर बंदूक बरदारों से कौम क्यों लड़े? बंदूक बरदारों के खिलाफ बंदूक कौम क्यों उठाए? अगर लश्कर बन भी गए तो तुम्हारे पास तो किले हैं, बंदूक है, टैंक हैं, जहाज हैं, उनके खिलाफ लड़ने का आईनी और कानूनी इख्तियार है। लेकिन इस लश्कर और इस कौम को अब और बाद में तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा? ये बात ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कही थी कि इससे पहले जितने लश्कर बनाए गए ना, उन लश्करों ने दहशतगर्दों का खात्मा किया, बल्कि ज़्यादा लड़ाई लश्करों ने लड़ी। फौज तो लड़ाई इतनी लड़ती भी नहीं थी। दहशतगर्दों का वो क्या मुकाबला करेगी अपने इलाकों के अंदर, अपने शहरों के अंदर? उन्हें तो वहाँ समझ भी नहीं आती थी। उन इलाकों के बारे में जो लोग जानते थे उन्होंने लश्कर बनाए और वो दहशतगर्दों से लड़े। लेकिन हुआ क्या? बाद में उनका कत्लेआम हुआ। दहशतगर्द तो उस वक्त हार गए, लेकिन बाद में टारगेट किलिंग शुरू हो गई, और उस लश्कर में शामिल लोगों को एक एक करके, कोई बाजार में जा रहा है, कोई गाड़ी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई घर में है, उन्हें टारगेट किलिंग किया गया, उन सबको मारा गया। और ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपको इनकी पूरी एक तफसीली रिपोर्ट दूंगा। फिर वो ये कहते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ बाद में कौन फराहम करेगा? जिस कौम को तुमने खुद डी वेपनाइज करके दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ा है, उनको दोबारा असला देकर वापस कैसे लोगे? कौम की जो दुश्मनी
डर दुश्मनी वजूद में आएगी और इसमें जो नस्लें बर्बाद होंगी इसका हिसाब कौन देगा? और इन गैर रियासती लश्करों से बाकी कौम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में हो रहा है। फिर एक और प्रॉब्लम भी है ना, ये तो बाद में सुलह भी कर देते हैं। ये तो आज कहते हैं बैठ तालिबान है, कल कहते हैं गुड़ तालिबान है, कल दोबारा इनकी दहशतगर्दों से सुलह हो जाती है तो वो दहशतगर्द आके उन लोगों को नहीं मारेंगे जो इनके कहने पे पहले दहशतगर्दों को मार रहे थे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। मौलाना साहब यही पूछ रहे हैं, तो क्या गलत पूछ रहे हैं? जवाब तो देना होगा और दलील से देना होगा। और हाँ, तुम्हारे जर खरीद चैनलों, लय पालक यतीम सियासी कारकुनों और गुलाम मौलवियों से ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें खुद मौलाना की ललकार का जवाब देना होगा। मौलाना की ललकार का ट्रेंड चल रहा है। वैसे फजलुर रहमान की पार्टी को शाबाश है, उन्होंने काफ़ी पंगा लिया है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उनकी जो अब लड़ाई हुई है ताज़ा ताज़ा, इसके रीज़न भी है। देखें ना, फजलुर रहमान साहब को एक तो इक़्तिदार में हिस्सा नहीं मिला, जो बड़ी सख्त ज़्यादती है। उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी थी रिजीम चेंज ऑपरेशन में, लेकिन उसके मुताबिक उन्हें सीटें नहीं दी गई। बनता तो ये था कि जब फॉर्म 47 बांटे जा रहे थे तो फजलुर रहमान साहब को 30-40 फॉर्म 47 बांट के उनकी दिली ख्वाहिश पूरी की जाती, उन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाता। वो नहीं किया गया। तो ये बड़ी तकलीफ दे चीज़ें होती हैं। ये दर्द वही समझता है जो इस दर्द से गुजरा होता है। अब फजलुर रहमान साहब को और उनकी पार्टी के लोगों को कहा जाता है लश्कर बनाओ, उन्होंने पोल खोल दिया। और ये लश्कर बनाने के बारे में, ये जो कत्लेआम हुआ है ना पुलिस वालों का, सिक्योरिटी एहलकारों का ज़ियारत में क्वेटा के करीब, ये वाक़यात इसी सिलसिले की एक कड़ी बताए जाते हैं। यहाँ पे लवाहिकीन जो हैं वो अभी भी लाशें रखकर सड़कों पे बैठे हुए हैं और रियासत को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। कोई इस पर बात करने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को इजाज़त ही नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करे। वहाँ ख़वातीन भी आ गई हैं लवाहिकीन के साथ और वो ये बता रही हैं, ख़वातीन ने वहाँ तकरीर करते हुए कहा कि 2 किलोमीटर दूर FC का किला था और वहाँ पे भारी FC की नफरी और हथियार थे, मगर कोई नहीं आया। ये शहीद मोहम्मद आसिफ की एक रिश्तेदार है, वो बता रही थी कि ना तो ये खुद आए FC वाले मदद करने के लिए, फ़ौज या इदारे खुद भी नहीं आए और असलहा पहुँचाने वालों को भी वहाँ जाने नहीं दिया गया। और वो कहते हैं हमारा कसूर यह है कि बलूचिस्तान मिनरल से भरा हुआ है, मादनियात हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और आप उसे हड़प करना चाहते हैं। दहशतगर्दों ने हमारे प्यारों के चेहरों पर तेज़ाब फेंका। ऐसा जुल्म तो फ़लस्तीन में भी नहीं होता। तो हम दुआ करते हैं कि ये आखिरी सौदा हो पुलिस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के। लेकिन ये लेविस के साथ, पुलिस के साथ लगातार हो रहा है, लंबे अरसे से हो रहा है। तो नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब की ताज़ा लड़ाई हुई है और लड़ाई का रीज़न ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फजलुर रहमान साहब को धोखा दिया। जो उनके साथ चीज़ें तय हुई थी वो नहीं की और अब फजलुर रहमान साहब से डू मोर की डिमांड कर रहे हैं। तो बारी बारी सबकी बारी है। अगर सारे इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे तो ये सबको बारी बारी मारेंगे। ये बात तो सच है। अभी तक आसिम मुनीर साहब ने किस किस से लड़ाई की और किस किस को फतह कर दिया डरा कर धमका कर, और कौन कौन ऐसा है जिसने सरेंडर नहीं किया, वो मैं आपको बताता हूँ। आर्मी चीफ बनने के बाद उन्होंने जो लड़ाई की, एक तो उन्होंने पीपल्स पार्टी और PMLN ने तो फौरी तौर पर सरेंडर कर दिया। PMLN और पीपल्स पार्टी को उन्होंने फतह कर लिया और इन जमातों ने मुकम्मल तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी चीफ के सामने सरेंडर किया है, बल्कि इस लेवल का सरेंडर किया है जो तारीख में किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। आज आसिफ अली जरदारी जो इनकलाबी बना फिरता था, वो ये कहता है अपने जलसों में कि जनाब हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। बिलावल भी इसी तरह की तकरीरें करता है, जबकि नवाज शरीफ जो है उसको चुप का रोज़ा लग गया है और शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा तक में जाकर फील्ड मार्शल की गर्दान करने से बाज नहीं आता। तो इन्होंने मुंह के अंदर जूता दबाया हुआ है और पॉलिश में लगे हुए हैं। तो अब आसिम मुनीर साहब का ताज़ा मुकाबला तो फजलुर रहमान से है, लेकिन अभी तक जो इनके मुकाबले हुए उसमें पहला मुकाबला इन्होंने इमरान खान के साथ किया, आसिम मुनीर ने। तो इस मुकाबले के नतीजे हैं कि अभी तक इमरान खान नाकाबिले शिकस्त है, वो हार नहीं रहा, बल्कि उसने जेल से बैठकर आसिम मुनीर साहब को बदतरीन शिकस्त दी 2024 के फरवरी के इंतखाबात में। दूसरा मुकाबला आसिम मुनीर साहब का हुआ तहरीक लब्बैक से, TLP वालों से, और उस मुकाबले में भी ऐसा लगता है कि वो दोनों भाई हार मानने को तैयार नहीं है। उन्हें अभी तक जबरी तौर पे लापता रखा गया है और कभी कभी वो जोर लगाते हैं, कभी सोशल मीडिया पे, कभी किसी और तरीके से, लेकिन PTI ने उनसे बहुत बेहतर लड़ाई लड़ी है। तीसरा मुकाबला मारूम बलूच के साथ हुआ आसिम मुनीर साहब का। वो आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करते हुए इंसानी हकूक़ मांग रही थी बलूचिस्तान के लोगों के लिए, तो उन्हें जेलों में डाल दिया गया और उन्हें लंबी लंबी सजाएं सुना दी गई, मारूम बलूच को और उनके साथियों को। तो वहाँ पर भी वो लोग हार नहीं मान रहे। चौथा मुकाबला जो आसिम मुनीर साहब का हुआ वो इस्लामाबाद में हुआ, ईमान मज़ारी और उनके शौहर से। इस मुकाबले में जो है वो उन्होंने, दोनों मियाँ बीवी ने सरेंडर नहीं किया। बदतरीन हालात का वो सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया। मीडिया ने सरेंडर किया है आसिम मुनीर साहब के सामने। अगर कहें ओवरऑल आप देखें तो ज़्यादा मीडिया आसिम मुनीर साहब के सामने सरेंडर कर गया है। अदलिया जो है वो ऑलमोस्ट आप समझ लें 80% आसिम मुनीर साहब के सामने सरेंडर कर गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरेंडर नहीं किया, हमारे बलोच ने, ईमान मज़ारी ने सरेंडर नहीं किया। अब कश्मीरियों के साथ एक ताज़ा लड़ाई शुरू हुई है। इसमें कश्मीरी हार नहीं मान रहे। यहाँ बरतानिया में कश्मीरियों ने रिकॉर्ड एहतजाज किया, तारीखी एहतजाज किया, और कश्मीरी आज़ाद कश्मीर में भी डट कर खड़े हैं, तो वो भी हार नहीं मान रहे। अब ताज़ा लड़ाई जो आखिरी अभी शुरू हुई है आसिम मुनीर साहब की, वो है फजलुर रहमान साहब से। तो देखते हैं कि फजलुर रहमान साहब कब तक लड़ पाते हैं। फजलुर रहमान साहब ऐसे लंबी लड़ाई कभी भी नहीं लड़ते। उन्होंने तो परवेज़ मुशर्रफ से भी लंबी लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो बीच में कहीं ना कहीं, और फजलुर रहमान साहब तब तक लड़ते भी नहीं है
जब तक कि उन्हें पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि अब लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। या तो आसिम मुनीर साहब का जो मुकम्मल फेलियर हुआ है उनके रिजीम का, उन्होंने पाकिस्तान की हर शय को तहवाला करके तबाह कर दिया है और इस रिजीम को कोई कामयाबी नहीं मिली, उसकी वजह से शायद बहुत ज़्यादा इंटरनल एक रद्द-ए-अमल है और फजलुर रहमान साहब इस सूरत को भांप गए। वरना फजलुर रहमान साहब मौका महल देखे बगैर कभी भी लड़ाई में उतरते नहीं है, ये बात हम सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब, बल्कि मैं ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, पहले जरा वो आप देख लें। बड़ा सख्त स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ ने दिया फजलुर रहमान के खिलाफ। वज़ीर दिफा है, उन्होंने कहा जी कि फजलुर रहमान के बयान को बेइसी करार दिया कि फौजी जवानों के वतन के लिए कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना शोहदा के लवाहिकीन के जज्बात मजरू करने के मुतरादिफ है। फजलुर रहमान के जो बयान के ऊपर उन्होंने काफ़ी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी कि फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना है। ऐसा बयान शोहदा और उनके खानदानों की दिलदारी के मुतरादिफ है। कोई शख्स महज तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता। उन्होंने कहा कि जान की कुर्बानी के पीछे किसी नज़रिए, अकीदे, फ़र्ज, वतन से गहरी वाबस्तगी होती है। आपका हालात वाक़यात या तरीक़ाकार से इख्तलाफ हो सकता है, नज़रिए, वाबस्तगी, मोहब्बत, कुर्बानी की तौहीन आप ना करें। तो बड़ी लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया फजलुर रहमान साहब के खिलाफ। उन्होंने बोला ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने माजी में क्या बोला था जरा ये आप सुनिए, बड़ा मजेदार है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि यही ख्वाजा आसिफ इसी फौज के बारे में माजी में क्या फरमाते थे। सुनिए। सैकड़ों और हजारों अरब, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता। ये जी ख्वाजा आसिफ साहब को आप सुन रहे थे। इसके अलावा मैं आपको और सुनाता हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने यहीं पे एक और बात भी की, वो बात भी सुनने के काबिल है। ये जरा आप सुनिए कि ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे हैं। अगर ये वेलफेयर स्टेट है पाकिस्तान, मैं मानता हूं ये वेलफेयर स्टेट है। अगर ये वेलफेयर स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज के लिए वेलफेयर स्टेट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए वेलफेयर स्टेट है। अगर ये गारंटी करती है क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर का, या ये देखें जी फौज के बारे में ये ख्वाजा आसिफ साहब की राय थी। और भी आपको मैं सुनाता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब क्या क्या कहते रहे। ये असला जो हमने अपनी भाई अफवाज को दिया हुआ है, ये हमने हिंदुस्तान के आगे उनको लड़ने के लिए दिया था। ये आज जो F-16 मांगे जा रहे हैं 5 अरब डॉलर के एवज, क्या इससे बलूचिस्तान पे बमबारी होगी, वजीरिस्तान पे बमबारी होगी, या सिंध पे बमबारी होगी, या पंजाब पे बमबारी होगी? क्योंकि आज तक तारीख में हमारे हुक्मरानों ने कोई जंग नहीं जीती और जो भी जंग लड़ी उसकी तरह हमारे हुक्मरानों ने की। ये लम्हा फिक्रिया है, हमको अपनी सफों में अपने मुल्क के दुश्मन तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये आप सुन रहे हैं। और भी बहुत कुछ बोला, बल्कि ये सुने आप थोड़ा और। अकबर मुफ्ती का काबिल जो है, अकबर मुफ्ती उससे बहुत बड़ा पाकिस्तानी था अपने काबिल से। इन्होंने तो ये भी कहा कि कौम की हड्डियों से गोदा निकाल कर खा गए। ये इन्होंने फौज को कहा था ख्वाजा आसिफ ने। ये एक और जरा सुने आप, एक इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लें, आपको जरा तसल्ली हो जाएगी। ये सुनिए जी। इन्होंने 71 की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने 71 की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा। देखिए जी, ख्वाजा आसिफ का ये मानना है कि पाकिस्तान की फौज सारी जंगें हारी है और 1965 की जो एक जंग जिसमें पाकिस्तान की फौज ये क्लेम करती है कि वो जंग पाकिस्तान ने जीती थी, वो कह रहे हैं जी वो जाली था। वो जो इनका दावा था कि 1965 की जंग जीती है, ख्वाजा आसिफ के बकौल वो दावा झूठा था, फौज ने गलत बात की है। अच्छा, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ का ये मानना है और ये बात सच भी है कि सियाचिन पे इंडिया ने कब्जा किया, वो पाकिस्तान का था, वो इंडिया ने कंट्रोल कर दिया उसे, बहुत सारी चोटियां वो ले गया और इनको पता ही नहीं चला। फिर इसी तरह कारगिल में जंग हारे और वो वाकई हारे हैं और वो जिस तरीके से हारे हैं इंडिया उसको सेलिब्रेट करता है, आज भी सेलिब्रेट करता है। बड़े हमारे कीमती जवानों का खून वहाँ पे बह गया था और वो एक ऐसा एडवेंचर था जो परवेज मुशर्रफ साहब ने किया। नवाज शरीफ साहब आज भी रोते हैं कि जनाब मेरे साथ परवेज मुशर्रफ ने धोखा किया था। सुहेल अफरीदी ने एक सरेंडर किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने, ताज़ा सरेंडर है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब ने किया ये कि जो खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर एंटी करप्शन सदीक अंजुम, उन्हें जो है वो महकमा प्रोसिक्यूशन को वापस कर दिया गया, उनकी खिदमात को। अच्छा, ये ना एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा दबाव था। इन्होंने एक जज साहब जो है उनके खिलाफ, जो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े पसंदीदा जज साहब हैं, उनके खिलाफ मामला किया हुआ था। तो काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी और अली अमीन गंडापुर के दौर में तो अली अमीन गंडापुर ने इनको नहीं जाने दिया, लेकिन सुहेल अफरीदी ने वही किया जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी इस मामले पे। अब आ जाए नाज़रीन खित्ते की सूरत हाल, वो बड़ी खौफनाक हो गई।
बाकायदा एक जंग शुरू हो गई है। ईरान ने कई बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया और ये वो बहरी जहाज़ हैं जिन्हें अमेरिका गुजारने की कोशिश कर रहा था ओमान के करीब से एक नई राहदारी में से। अमेरिका ने ईरान की सरहद से दूर ओमान के करीब आबने हुर्मुज़ में से एक नया रास्ता निकाला है, एक नई राहदारी बनाई है। वहाँ पे उनकी फोर्सेज मौजूद हैं। वो कहते हैं जी हम यहाँ से ऑयल टैंकरों को निकालेंगे। अब वो वहाँ से निकालना चाह रहे थे, ईरान कहते हैं जी हमारे बगैर आप यहाँ से नहीं निकाल सकते, हम ये नहीं करने देंगे। और ईरान समझता है कि ये खिलाफ वर्जी है उस मुआहदे की जो पाकिस्तान में हुआ था। बल्कि यहाँ एक स्टेटमेंट भी आ गया है जो इस्माइल बकाई का स्टेटमेंट है, ये एयरवाई के ऊपर छपा हुआ था कि कोई शक नहीं इस्लामाबाद MOU खत्म हो गया है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई, यानी जो हम जिस पे इतरा रहे थे, जिस पे हम बहुत बात कर रहे थे इस्लामाबाद MOU की, वो ईरानी वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान है वो कहते हैं जी वो तो MOU अब खत्म हो गया, यानी उसकी तो खिलाफ वर्जी होगी। क्योंकि अमेरिका ने बहुत बमबारी की है पिछले 3 दिन में ईरान पे। बाकायदा अब एक जंग शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को भी आगाह कर दिया है और ये बता दिया है कि अब लड़ाई होगी और बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए हैं। हमलों की एक के बाद एक लहर आ रही है। ईरान जवाबी हमले कर रहा है। उधर सऊदी अरब ने अटैक कर दिया एक एयरपोर्ट पे यमन में, और यमन के जो हौसी हैं उन्होंने अटैक कर दिया सऊदी अरब में एयरपोर्ट के ऊपर, और वहाँ पे कुछ आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दिए। लेकिन सऊदी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो मिसाइल मारे गए थे या रॉकेट्स मारे गए थे यमन की जानिब से, उन तमाम को उन्होंने हवा में तबाह कर दिया। तो खित्ते की सूरत हाल कोई बड़ी अच्छी नहीं है, अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसका जवाब ईरान ने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा ऐलान कर दिया कि आपने हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी कर रहे हैं और गुजरने वाले हर जहाज से 20% हम फीस वसूल करेंगे। यानी अमेरिका वहां पे नाकाबंदी करने जा रहा है आपने हुर्मुज़ की, और जो जहाज वहां से गुजरना चाहता है वो डोनाल्ड ट्रंप को 20% दे दे। यानी जितने का वो माल लेकर जा रहा है, फर्ज करें उस जहाज के अंदर 10 अरब का माल है तो 2 अरब रुपया डोनाल्ड ट्रंप को दे दें और जहाज आप वहां से निकाल कर ले जाए। तो ये जनाब अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म की बात की है। इसके जवाब में जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बड़ा मज़ेदार रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा जी कि ईरान हमेशा से आबना हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और हमेशा रहेगा, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ पर फीस वसूल करने का जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त बयान है उनका। जो भी आबना हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करता है उसको इस काम का मुआवजा मिलना चाहिए, और हम ये काम करते रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 20% बहुत ज़्यादा है, हम दाम बहुत मुनासिब रखेंगे। ये जनाब ईरान इस वक्त कह रहा है कि जनाब हमारा कंट्रोल है, हमारी जगह है, यहाँ से जो गुजरेगा हमें फीस देकर जाएगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 20% फीस रख दी है। तो वो जो एक सारा माहौल बना था, जंगबंदी का, मुआहदे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो तो सारा पड़ गया खटाई में। अब जब अमेरिका को दोबारा फेस सेविंग चाहिए होगी तो अमेरिकन पाकिस्तानियों से रब्ता करेंगे और दीगर जो फरीक हैं उनसे रब्ता करेंगे, और हम दोबारा से अमेरिका को फेस सेविंग देंगे तो फिर से हम कहेंगे जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, हम बहुत ताकतवर, बहुत बड़े हो गए हैं। जबकि हमारा बलूचिस्तान, हमारा कश्मीर, हमारा पाकिस्तान जिस तरह जल रहा है, जिन हालात में वहाँ पे लोग गुजारा कर रहे हैं, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।